हाँ जी, क्या होते हैं विटामिन? व्हाट आर विटामिन? आपके घर में मम्मियाँ बोलती रहती होंगी ये खा लो नहीं तो इस विटामिन की कमी हो जाएगी, है ना। और आजकल तो आपको पता है कि विटामिन डी की भी बहुत कमी होती है, तभी बोला जाता है कि धूप में बैठा करो, क्योंकि जब हम सन में रहते हैं तो विटामिन डी हमारी बॉडी में खुद सिंथेसाइज हो जाता है। बट विटामिन डी इज द ओनली विटामिन जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, बट अदरवाइज कोई ना कोई विटामिन हमें किसी ना किसी डाइट से ही मिलता है। एंड यू नो वॉट, ये विटामिन हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन अगर उतनी क्वांटिटी में भी ना लिए जाएं तो हमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी हो सकती है। जैसे आजकल विटामिन बी की कमी, विटामिन बी 12 की भी बहुत कमी होती है। विटामिन बी 12, जब भी किसी का कोई शोल्डर वगैरह या कोई आपको ऑर्थो की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आपका विटामिन टेस्ट ही करा जाता है, तो उसमें आपके विटामिन बी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती है। तो व्हाट आर विटामिन, अमन? व्हाट आर विटामिन? विटामिन वर्ड किससे बना है? गाइस प्लीज, आई टोल्ड यू यस्टरडे ओनली। रिद्धा, फोन बंद। कल ही मैंने बताया था निकिता की विटामिन किस वर्ड से बना है? वाइटल। वाइटल का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय वाइटल? सो विटामिन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ऑल्दो, एक मिनट पहले आप बातें कर लो, तनिष एंड नमन, वंस इट विल बी ओवर यू लेट मी नो। कीप फिंगर ऑन योर लिप्स नमन। वो ये +1 वाली गर्ल्स एसी बंद करवा देती हैं, फिर हम बोल ही जाते हैं चला 5 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। प्लीज लिसन। हिमानिश, what are vitamins? These are the biomolecules which are needed in very less amount, but they are very very important for our body. They are very vital. Vital से ही word क्या निकला है? विटामिन। अब दो तरह के विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड, कल मैंने बताया था कि फैट सोल्यूबल के एग्जाम्पल है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, जिसको आप कहाँ से याद कर सकते हो? अमर ऊपर देखो, फैट सोल्यूबल विटामिन को कैसे याद कर सकते हो? कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए आर फैट सोल्यूबल। और वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं? विटामिन बी एंड विटामिन। जो हमारे पास कीड़ा यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए है, ये हमारी बॉडी में फैट में स्टोर होते हैं। हमारी बॉडी में ऑब्वियसली लॉट ऑफ फैट इज देयर, तो जब भी हम ऐसा कोई फूड लेते हैं जिसमें विटामिन के हो, ई हो, डी हो या ए हो, तो हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ फैट स्टोर होता है वो उसी में स्टोर हो जाते हैं। लेकिन विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल हैं, तो जैसी बॉडी में से यूरिन एक्सक्रीट होगा विटामिन बी और सी भी निकल जाएंगे। इसीलिए हमें विटामिन बी और सी हम बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि विच विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। कौन से विटामिन हैं जो बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते? क्योंकि वाटर सोल्यूबल तो यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे ना, इसलिए बार बार हमें डाइट में लेने पड़ेंगे। कौन से विटामिन हैं जो हमें बॉडी, हमारी बॉडी को बार बार हमें लेने पड़ते हैं? वाटर सोल्यूबल। एंड वाटर सोल्यूबल वाले कौन से थे? बी एंड। और उनको हमारी बॉडी में बार बार क्यों लेने पड़ते हैं? डाइट के थ्रू क्यों बार बार लेने पड़ते हैं? बिकॉज बीइंग वाटर सोल्यूबल दे गेट्स एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, वो यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, जेनिथ कौन है फैट सोल्यूबल? के, ई, डी एंड दे आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर द लॉन्गर टाइम, क्योंकि हमारी बॉडी में आजकल प्रॉब्लम ही फैट की है। हर कोई पतला होना चाहता है, हमारी बॉडी में कितना फैट स्टोर रहता है। तो जो लोग पतले हो, मोटे हो, फैट तो हर किसी की बॉडी में होता ही है किसी ना किसी फॉर्म में। तो फैट में क्या होता है? विटामिन के, ई, डी, ए। बस अब इसमें कुछ नहीं करना आपने, कोई स्ट्रक्चर्स नहीं करने प्रोटीन्स की तरह, कोई कार्बोहाइड्रेट्स की तरह स्ट्रक्चर करने। वी जस्ट हैव टू लर्न दिस टेबल, इफ ये टेबल में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो पीछे से रीड करते हैं। मधुर सबसे पहले तू स्टार्ट कर। फर्स्ट नेम ऑफ द विटामिन पढ़ना है, फिर वो किन सोर्सेज से पाया जाता है, अगर वो नहीं लेंगे तो कौन सी डेफिशिएंसी होगी। ये पूरा टेबल आपको एनसीईआरटी में भी दे रखा है एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर विटामिन। इसीलिए कल ही मैंने बोला था कि विटामिन को तो 5-6 मिनट लगेंगे, फिर हम लास्ट टॉपिक क्या करेंगे? डीएनए एंड। चलो एक एक करके रीड करते हैं। मधुर पहला पढ़। आज ज़ेरो क्या हो गया? पहला विटामिन क्या है? विटामिन
विटामिन ए की कमी से क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। आपको कितनी बार बोलते हैं कि आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, ये तो मम्मियों को भी पता होता है जो केमिस्ट्री जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई है ना। नॉर्मल किसी की मम्मा है, अगर किसी ने साइंस ले रखी है, नहीं भी ले रखी है, आर्ट्स सूट भी करी होती है, इतनी भी बातें तो आपकी मदर्स को ही पता होती हैं। मम्मियाँ यही तो बोलती रहती हैं खाना खा लो, विटामिन की कमी हो जाएगी, विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उससे आई साइट क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। पता ही होता है ना मोस्टली, तो तुम्हें तो पता होना ही चाहिए बिकॉज यू गाइज आर केमिस्ट्री स्टूडेंट। तो नाइट ब्लाइंडनेस बटर है थोड़ा तो आप क्यों, आप किसी ना किसी फॉर्म में तो बटर लेते ही हो। एंड दिस इज नॉट द ओनली सोर्स, और भी बड़े सारे सोर्सेज होते हैं विटामिन ए के। तो वैसे वेज होता है, ये नॉन वेज वाला है। नेक्स्ट पढ़ो विटामिन बी 1। कौन, जस्ट नितिन पढ़ो विटामिन बी 1। बेरी बेरी इज अ नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम। इसमें बेसिकली बंदे को भूख लगनी कम हो जाती है, वीकनेस फील होती है एंड टायर्डनेस रहती है। सो इट्स मोर ऑफ अ नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम, लेकिन मेजरली इट इज अकम्पनीड विद द लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट पढ़ो तनिष। विटामिन बी 2 ओके, वेजिटेबल तो लिखे ही नहीं। चलो ग्रीन लीफी घास खाएंगे, वेजिटेबल ही होगा। बोलो। क्रैक लिप्स, सोर टंग, स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं विटामिन बी 2 से। इसलिए जिनको स्किन अच्छी अच्छी चाहिए वो ग्रीन वेजिटेबल्स खाया करो। अगर एग नहीं खा सकते तो बोलो। पीछे लोगों क्या बोल रहे हैं, फ्लैक्स कहाँ पे? एल्गोरिथम नहीं लाइट। हाँ फ्लेक्स। नेक्स्ट, ये बड़ा प्रिसाइज बंदा है, इसको हर चीज नोटिस करनी है। बोल तो नमन, आके मैं बाला बनाऊंगी, बोलो अब। प्लीज बातें नहीं यार। नेक्स्ट, 1 मिनट, 1 सेकंड। इफ यू गोना टॉक आई विल लीव यू ऑल आउट ऑफ द क्लास। बोलो नमन। एंड कन्वर्जन, कन्वर्जन होता है दौरे पड़ना। कन्वर्जन इज दौरे पड़ना, इस जिनको कईयों को पढ़ते हैं तो वो सीरियल नहीं खाते तो किसी ना किसी फॉर्म में तो आप लेते ही हो। ईस्ट क्या होता है उसके है यार, इट इज लाइक यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सम काइंड ऑफ ड्रिंक्स एंड ऑल। उसके लिए ड्रिंक्स फॉर्मेंटेशन वगैरह के लिए यूज। और किस चीज यार डे टू डे में तो नहीं इतना ज्यादा यूज होता। नेक्स्ट पढ़ो। यार जब इसकी कोई कमी होती है तो तुम्हें डॉक्टर से यही सब ड्रिंक्स। विटामिन डी मैंने पहले भी बोला है कि आपकी बॉडी खुद भी, हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है व्हेन यू सिट इन द। लेकिन आजकल हमारी जो रूटीन हो चुकी है, वी रियली लिव इन द इंडोर्स एंड जब निकलते हैं तो गाड़ियों में या अगर एक्टिवा पे जाते हैं, वी कवर आवर स्किन, तो इतना ज़्यादा कवर नहीं करना चाहिए बिकॉज आप रियली फेस करोगे प्रॉब्लम तो विटामिन डी। फिर आपको विटामिन डी के हाँ गर्मियों में, चलो मैं कहती हूँ इतना अवॉइड मत करो कि बिल्कुल ही, कई लोग ना बिल्कुल ही धूप नहीं लगने देते, हल्की फुल्की धूप लगनी चाहिए। नेक्स्ट चलो विटामिन ई हो गया, उसके बाद विटामिन एच, पढ़ ले, अभी भी रह गया, आगे हो गया। ये पढ़ लोगे सारे? पढ़ लेंगे तो 1 मिनट 5:30 रुक रही हो, तेरे को पढ़वा दूंगी, बैठ जा यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लिक। इससे पहले ना एक टॉपिक और भी है, वो आप खुद कर लेना। लाइक मतलब करना क्या है मैं बता ही देती हूँ। एंजाइम्स, एंजाइम सिर्फ एक पैराग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में, उसको फटाफट कर ही लेते हैं। व्हाट आर एंजाइम्स? यू नो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कीड़े नहीं, हमारी बॉडी में कीड़े होते हैं। हम एंजाइम्स तो वही होता है, खाना खाते हैं,
अगर एंजाइम्स ना हो तो हमारा खाना 50 साल लग जाएंगे, वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। दे आर सो इम्पोर्टेंट। कीड़े हो गए, अगर पेट में कीड़े होते हैं ना तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हमारे पेट में कीड़े नहीं है। सो एंजाइम्स आर बेसिकली बायोलॉजिकल, क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंड दे आर वेरी वेरी एफिशिएंट। व्हेन आई से दे आर वेरी वेरी एफिशिएंट मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी में भी बहुत अच्छा वो रिएक्शन इतनी फास्ट कर देते हैं कि उनकी कमी में जो काम 50 साल में होता, मतलब एक मील का खाना कितने साल लग जाते डाइजेस्ट होने में, 50 इयर्स, वो कितनी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, ऑल बिकॉज ऑफ एंजाइम। सो व्हाट आर एंजाइम्स? बेसिकली दे आर प्रोटीन्स एंड दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। जैसे माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम क्या होता है? माल्टेज। कितने टाइप के, ऐसे कोई टाइप तो नहीं है, टाइप्स तो आई डोंट नो, हाँ अलग अलग टाइप्स के होते हैं। दे आर हाईली, क्या मतलब है इसका हाईली? रिदम क्या मतलब है? एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक का मतलब है कि कोई एक प्रोटीन अगर एक एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है, वो दूसरी रिएक्शन में काम, है ना। अब जैसे सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टेज नाम का एंजाइम होता है। माल्टोज के लिए क्या होता है? माल्टेज। तो माल्टेज इन्वर्टेज की जगह काम नहीं कर सकता और इन्वर्टेज माल्टेज की जगह काम नहीं कर सकता। मतलब हर रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए अलग एंजाइम चाहिए, बिकॉज एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। नेक्स्ट इज दे स्पीड अप द रिएक्शन 10 मिलियन टाइम्स। कितनी स्पीड इंक्रीज कर देते हैं? यू नो व्हाट इज 10 मिलियन? Is it 1 crore? Yeah. They are active at moderate temperature. अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इज नॉट टू हाई, इट इज नॉट टू लो, तो मॉडरेट टेम्परेचर पर इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। देयर एक्शन कैन बी कंट्रोल्ड और इवन इनहिबिटेड बाय सर्टेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मतलब कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो इनकी एक्टिविटी को कम कर सकते हैं, उनको पॉइजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइजन। इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स हैज हाईली एफिशिएंट। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंजाइम्स की जो आपको पता होनी चाहिए बस। बाकी विटामिन हो गया। द नेक्स्ट, द लास्ट इज न्यूक्लिक। मैं अपनी मम्मी जैसे लगती हूँ, मैं, मेरी नेचर मेरे पापा जैसी, हमने ऐसी बातें कई बार हम अपनी लाइफ में करते हैं। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सम सब्सटेंसेस जो जनरेशन पे जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स, हमारी बॉडी में कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स का काम होता है कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर करना, और वही क्रोमोसोम दो चीजों से बने होते हैं, एक प्रोटीन्स और एक न्यूक्लिक एसिड्स। एक प्रोटीन्स और एक क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू, तभी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होती हैं, तभी हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते होते हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी अपनी मदर से मैच करती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी अपनी पेरेंट्स से मैच करती हैं, और कुछ मिक्स होती हैं, है ना। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सम इम्पोर्टेंट क्रोमोसोम। किसके बने हैं? प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। दो तरह के होते हैं, एक डीएनए और एक, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा क्या है? राइबो। तो ह्यूमन बीइंग्स में बेसिकली डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करने में फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए एंड, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म। ओके, अब हमने स्ट्रक्चर पढ़ना है। अब विटामिन में स्ट्रक्चर नहीं था, एंजाइम में स्ट्रक्चर नहीं था। नाउ अगेन कम बैक टू अ टॉपिक जिसमें स्ट्रक्चर्स आएंगे, बट थैंकफुल इट इज द लास्ट टॉपिक। इसके बाद हमारा बायोमोलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? फिनिश। लेकिन मंडे को हमारा टेस्ट है। आज सुबह डेट वाले बच्चे में भी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम जो मंडे को कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट होगा उसमें आपने जो स्ट्रक्चर्स करवाए हैं अल्फा डी ग्लूकोज सुक्रोज वो करने हैं। तो मैं तुम्हें एक बात बोल रही हूँ कि मैं ना आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भेज दूंगी। ये नहीं है कि मैंने टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से डालना है, पढ़ने आपने नोट्स ही हैं, बट उनको ना एक बार नजर मारना कि स्ट्रक्चर्स आ रखे हैं।
तो और तुम पाओगे कि स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं आए हुए, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें रिकमेंड करूँगी कि तुम सारे स्ट्रक्चर्स अच्छे से करो। उसका कारण ये है कि जब आप स्ट्रक्चर करोगे ना, तो जो रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तभी आंसर आप कर पाओगे। अगर आपने स्ट्रक्चर ही हाफ हार्टेडली करे होंगे, आपको पता ही नहीं है कि सुक्रोज में ओ लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, वो कौन से कार्बन के बीच में है, C1 और C4 के बीच में है कि C1 और C2 के बीच में है। और वैसे भी परसों के CBSE के रिजल्ट एनालिसिस के बाद तो वो बार बार बोल रहे हैं कि जो लोग ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल पढ़ाई कर रहे हैं वो मार्क्स नहीं ले पाएंगे, क्योंकि CBSE ने अपना पैटर्न बहुत ज़्यादा रोट लर्निंग से हटाकर एप्लीकेशन बेस कर दिया है। तो इसीलिए हाँ, 10th में भी बांटे हैं, ICSE का भी रिजल्ट अच्छा आया है, ऐसे तो कॉमर्स का भी अच्छा आया है, मतलब नॉन मेडिकल का ये साइंस का इतना बेकार रिजल्ट आया है, लिटरली बच्चे आर नॉट ईटिंग, कई लोग इतने डिप्रेस हो चुके हैं। एंड आज भी मैं किसी की रील देख रही थी, वो मदर बोल रही थी, कोई लेडी बोल रही थी कि मुझे पेरेंट्स का फ़ोन आ रहा है कि हमारे बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, तो वो CBSE वालों को अपील कर रही थी कि कल को कोई बच्चा कोई एक्शन ले ले, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि देखो, मार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट इन लाइफ, लेकिन जिस बच्चे ने इतनी मेहनत करी होती है, कई बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, जिसने मेहनत नहीं करी उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए आप लोगों ने नोट्स के सारे स्ट्रक्चर्स अच्छे से करने हैं। फिर भी एक आइडिया देने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको एक PDF भेज दूंगी, उसको नज़र मार लेना। ये नहीं है मैं वही क्वेश्चन डालूंगी, यू विल गेट एन आइडिया। पता है क्या, मेरी बात सुनो, मेहनत देखो, ये वो बात नहीं है कि मेहनत करके नहीं आई तो ना करो, करनी तो पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने बाहर जाना है तब भी 12th की परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेनी है तब भी। अब जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ कि लड़का है, उसका JEE में 20 के रैंक आया, विच इज़ वेरी गुड रैंक, लेकिन उसकी बोर्ड की परसेंटेज अच्छी नहीं आई, 70 नहीं आई, उसको IIT मिल ही नहीं सकता, मिनिमम 70 कट ऑफ जाती है। फिर वही है ना, हम एक ऐसे सिस्टम में है ना अमर, जिसमें ना तो हम बगावत कर सकते हैं, ना ही हम चुप करके बैठ सकते हैं। वी हैव टू टॉलरेट, वी कांट ना। अच्छा चलो, अब हमने क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड, क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड। अब DNA और RNA जो न्यूक्लिक एसिड्स है ना, इनकी सबसे छोटी यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। जैसे प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या थी, अल्फा अमीनो एसिड्स, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या थी। बट एक अच्छी बात क्या थी कि प्रोटीन की जो सबसे छोटी यूनिट थी यानी कि अल्फा अमीनो एसिड, उसका स्ट्रक्चर तो फर्दर किसी से नहीं बना हुआ था ना, मतलब हमें पता था कि ये अल्फा अमीनो एसिड है, इसको दूसरे अल्फा अमीनो एसिड से जोड़ दो। यहाँ पर तो न्यूक्लियोटाइड खुद 3 चीजों से बनी हुई है। आई अगेन रिपीट, न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA, दे आर पॉलीमर्स, मतलब वो खुद बहुत छोटी छोटी यूनिट से बने हुए हैं। जो सबसे छोटी यूनिट है जिसके DNA और RNA बने हुए हैं वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। बट न्यूक्लियोटाइड खुद 3 चीजों से बनी हुई है। वो 3 चीजें क्या है, पहला क्या है, फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा क्या है, शुगर, तीसरा क्या है, बेस। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, सिंपल बोलो, पहली चीज क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। एंड ये सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पेपर में क्वेश्चन ही ये आया था कि न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट बेस, बेस शुगर फॉस्फेट, फॉस्फेट शुगर बेस, सीक्वेंस में पूछा था। तो ये सीक्वेंस में ही याद रखना है कि पहले क्या आना चाहिए, शुगर बीच में आएगी, बेस, जैसे ऐसे याद कर लो, 2 ब्रेड के बीच में चीनी लगाते हो, कभी 2 ब्रेड में मलाई लगाते हो तो मलाई वाला ब्रेड खाते हैं। एक एग्जांपल ले लो कि मान लो चीनी वाला सैंडविच खाना है या चीनी वाला टोस्ट खाना है, तो 2 ब्रेड के बीच, अब पनीर, यहाँ पे शुगर है तो मैं चीनी का एग्जांपल ही लूंगी ना, अब मैं कोई सैंडविच बनाना सिखा रही हूँ, पनीर डाल दूँ। अगर आपने चीनी लगानी है तो 2 ब्रेड के बीच में लगाओगे ना, तो ऐसे याद रखना कि शुगर बीच में आएगी। शुगर कहाँ आएगी, तो ये सीक्वेंस में बहुत, एक मैं आपको बता रही हूँ नीट का क्वेश्चन था कि यू नो the nucleotide is made up of sugar phosphate base, base phosphate sugar, sugar phosphate base। तो आपने सीक्वेंस कौन सा टिक करना था जिसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, फॉस्फेट, फिर क्या आ रहा है, शुगर, और फिर क्या आ रहा है। आई अगेन रिपीट, DNA और RNA का स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया कि चाहे DNA और RNA है, इसकी सबसे छोटी यूनिट न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड से जुड़ी होगी, दूसरी न्यूक्लियोटाइड तीसरी न्यूक्लियोटाइड से जुड़ी होगी, ऐसे करते करते पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनी होगी। जैसे प्रोटीन्स में ऐसा होता था ना, 2 अमीनो एसिड जुड़ते थे तो डाइपेप्टाइड,
3 अमीनो एसिड जुड़ते थे तो ट्राईपेप्टाइड, करते 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 10 से ज्यादा होते थे तो उनको क्या बोलते थे? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड होती थी ना, पॉलीपेप्टाइड ही होती थी। और यहाँ पे इसको बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होगा। किसका बना होगा? पॉली। बट न्यूक्लियोटाइड खुद जो सिंगल यूनिट है वो भी सिंगल नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको भी पानी में डाल देंगे वो भी कितनी चीजों से बनी है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की हाइड्रोलिसिस कर दें, यानी कि न्यूक्लियोटाइड जिसको हम सबसे छोटी यूनिट बोल रहे हैं डीएनए या आरएनए की, वो खुद भी अमृत कितनी चीजों से बनी हुई है। क्योंकि अगर हम न्यूक्लियोटाइड को पानी, हंसने की क्या बात है? किसी बच्चे को संबोधित कर दो, हंसने लग जाएगी। मतलब किसी का नाम ले लो, अमृतपाल का। न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से बना हुआ है? एंड देन बोलो मेरे साथ, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। कैसे याद करोगे कि शुगर बीच में आती है? जैसे 2 ब्रेड के बीच में चीनी होती है तो इसमें भी शुगर बीच में है। बड़ा अजीब गंदा सा एग्जाम्पल है बट कोई बात नहीं। चलो, अब मैंने आपको बताया कि डीएनए और आरएनए में 3 चीजें हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड। नहीं नहीं, ये वैसे लिखा है तुमने, सीक्वेंस नहीं बदलना। सीक्वेंस में पहले फॉस्फेट ग्रुप आएगा, जैमनी शुगर, शुगर के साथ कोई भी पेश आ सकता है, कोई भी आ सकता है, यही जो लिखा हुआ है बता रही हूँ, कोई भी कौन सा है। अच्छा, ये जो पहले समझाया हुआ है, शुगर के साथ फॉस्फेट, शुगर के साथ बेस। सुन लो, 3 चीजें होती है, फॉस्फेट, शुगर और, अगर नहीं समझोगे समझ नहीं आएगा, हाँ प्लीज ध्यान दो। अब जो शुगर होती है ना, इट इज अ पेंटोज शुगर। शुगर कैसी है? पेंटोज शुगर से क्या समझते हो कि 5 कार्बन। जो हमने शुगर लेनी है जो बीच में, वो खुद कौन सी शुगर है? पेंटोज शुगर। मतलब कितने कार्बन की बनी हुई है रिद्धा? कितने कार्बन की बनी हुई है? 5। अब देखो उसका स्ट्रक्चर, 4 कार्बन रिंग में है और ऑक्सीजन बीच में है। पहले कार्बन पे OH ऊपर, फिर H ऊपर, फिर सेम, फिर एंड में बल्कि ग्रुप ऊपर H। इस शुगर का नाम है बीटा डी राइबोस। इस शुगर का नाम क्या है? बीटा डी। इन केस आपको प्रॉपर सीक्वेंस नहीं भी याद होता तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद कर लो कि शुगर पेंटोज शुगर होती है। कैसी शुगर होती है? जिसमें 4 कार्बन रिंग में होते हैं, 5वां कार्बन रिंग के, और एक बार याद करोगे OH ऊपर H नीचे, फिर तो सेम ही है, H ऊपर OH नीचे, H ऊपर। और अगर इसी बीटा डी राइबोस की सेकंड कार्बन से O हटा दो, अगर इसी बीटा डी राइबोस की शुगर का सेकंड से क्या हटा दो, तो ये बन जाएगा डीऑक्सी, क्योंकि आपने ऑक्सीजन हटा दिया ना। कौन से कार्बन से हटाया? तो आरएनए में बीटा डी राइबोस शुगर प्रेजेंट होगी, डीएनए में बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी। हमने 2 स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं ना, एक डीएनए भी पढ़ना है और डीएनए में भी शुगर होती है, आरएनए में भी क्या होती है, पर दोनों की शुगर में क्या डिफरेंस है? आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? बीटा डी। आरएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? बीटा डी। और उसी बीटा डी राइबोस के सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन हटा दोगे, सेकंड कार्बन से नीचे का ऑक्सीजन हटा दोगे, नैतिक, तो ये कौन सी शुगर बन जाएगी? बीटा डी 2 डीऑक्सी। बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस शुगर इज प्रेजेंट इन, एंड नॉर्मल बीटा डी राइबोस इज प्रेजेंट इन। अब आपने क्या करना है, इस ये जो शुगर है ना, सारे प्लीज ध्यान से देखो, इसके फर्स्ट कार्बन पे, सारे प्लीज ध्यान से देखो, इसके फर्स्ट कार्बन पे तुमने बेस लगाना है। फर्स्ट कार्बन पे क्या लगाना है? एवरीबडी लुक ऑन द बोर्ड, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड। हेलो हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी लगानी है, ओके। हाँ जी प्लीज ध्यान से देखो, तनिष ऊपर देख लो, थोड़ी सी देर के लिए देख लो प्लीज। एंड में आके प्लीज, बायोमोलिक्यूल्स खत्म हो रहा है। अगर मैं शुगर के फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा दूंगी, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड।
हमने अभी न्यूक्लियोटाइड बनाना है, न्यूक्लियोटाइड के लिए 3 यूनिट्स चाहिए थी, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड, क्योंकि मैं ये इसलिए पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। अभी हम न्यूक्लियोटाइड तक नहीं पहुंचे, अभी हमने पहले एक शुगर ली, पहले हमने क्या ली, शुगर कौन सी ली, या तो हमने कौन सी ली होगी बीटा डी राइबोज, अगर हम आरएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे, या हम कौन सी लेंगे बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। और ये वाली शुगर्स का स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीएनए और आरएनए का कभी स्ट्रक्चर पूछा नहीं जाता, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे अगर आप शुगर के फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा दोगे, बेस, तो वो क्या बन जाएगी, न्यूक्लियो। अब ये जो फर्स्ट कार्बन पे आप बेस लगा रहे हो, एवरीबडी लुक एट द बोर्ड, ये जो फर्स्ट कार्बन पे नितिन आप फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा रहे हो, ये 5 तरह का हो सकता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। इन सबके भी आपने स्ट्रक्चर्स नहीं याद करने, बस आपको पता होना चाहिए कि डीएनए में ये बेस या तो एडेनिन हो सकता है, डीएनए में जब आप इस शुगर के साथ बेस कनेक्ट करोगे, ये डीएनए वाली शुगर है, इसके फर्स्ट कार्बन का OH रिएक्ट करके किसके साथ जुड़ेगा, बेस के साथ, तो वो बेस कौन कौन सा हो सकता है, या तो एडेनिन, या क्या हो सकता है, या हो सकता है साइटोसिन, या, लेकिन आरएनए में कौन सा बेस है जो डीएनए में प्रेजेंट होता है बट आरएनए में नहीं प्रेजेंट होता, थाइमिन। थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आए नेम द बेसेस व्हिच आर कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए, एडेनिन, गुआनिन एंड, जो बेसिस डीएनए में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और आरएनए में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वो कौन से हैं, एडेनिन, गुआनिन एंड, कौन सा बेस है जो डीएनए में होता है बट आरएनए में नहीं होता, कौन सा बेस है जो आरएनए में होता है पर डीएनए में नहीं होता। तो मुझे बताओ डीएनए के कौन कौन से बेसिस हो गए, डीएनए में बेसिस कौन कौन से हो सकते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। कर लो बातें, तनिष आरएनए के बेसिस बताओ, आरएनए में कौन कौन से बेसिस हो सकते हैं, इनमें से एडेनिन हो सकता है, गुआनिन भी हो सकता है और साइटोसिन भी हो सकता है, बट कौन सा बेस है जो डीएनए में होता है बट आरएनए में नहीं होता, बिकॉज इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय। तो अगर कल को क्वेश्चन आए व्हाट आर द 3 बेसिस व्हिच आर कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए, देन दीज आर कॉमन, क्योंकि ये डीएनए में भी प्रेजेंट है और आई अगेन रिपीट, ये 5 तरह के बेसिस होते हैं जिनको आपने, जिनके स्ट्रक्चर्स याद करने की जरूरत नहीं है। बायो वाले बच्चों को फिर बताएंगे कि गुआनिन और एडेनिन प्यूरीन्स होते हैं, मतलब एक कैटेगरी के बेसिस हैं, और यूरासिल, थाइमिन, साइटोसिन, पिरिमिडीन्स होते हैं, ये एक कैटेगरी के बेसिस हैं। बट हमने इतनी डिटेल में नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, क्वेश्चन जो आता है कि विच आर द बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए एंड विच आर द बेसिस प्रेजेंट इन आरएनए। तो हमने क्या पाया कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तो दोनों में होते हैं, कौन सा होता है डीएनए में जो आरएनए में नहीं होता, थाइमिन, एंड थाइमिन गेट्स रिप्लेस्ड बाय व्हिच, यूरासिल। अब तुमने क्या किया, इनमें से कोई भी एक बेस उठाकर, एडेनिन, गुआनिन, प्लीज बातें नहीं, साइटोसिन या थाइमिन, इनमें से कोई भी एक बेस जब शुगर के साथ लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, न्यूक्लियो। रिदम, इनमें से कोई भी बेस जब फर्स्ट कार्बन पे लग जाएगा शुगर के तो ये क्या बन जाएगी, न्यूक्लियो। अब आपने क्या करना है, इस 5th कार्बन पे, इस 5th कार्बन का OH हटाकर, 5th कार्बन का नैतिक ध्यान देखो, 5th कार्बन पे फॉस्फोरिक ग्रुप लेना है, फॉस्फोरिक ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होता है, फॉस्फोरिक एसिड से बना हुआ है, फॉस्फोरिक। और जैसे ये फॉस्फोरिक ग्रुप 5th ग्रुप पे लग जाएगा, जिसको फॉस्फेट ग्रुप बोलते हैं, अब ये बन जाएगी न्यूक्लियोटाइड, अब ये क्या बन जाएगी, न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए और आरएनए की सबसे छोटी यूनिट न्यूक्लियोटाइड है, सबसे छोटी यूनिट क्या है, न्यूक्लियोटाइड। कब बनती है, जब शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप तीनों जुड़ जाते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गई। 5th बता रही हूँ, जैसे ये था ना, ये शुगर था, ये शुगर थी, फर्स्ट पे तुमने क्या लगाया, कोई भी बेस, 5th पे जो 5th कार्बन है CH2, उसका OH हटाकर, क्योंकि वो ये मानते हैं कि बेसिकली फॉस्फोरिक एसिड में हमारे पास
OH OH होता है, तो इसका OH और H वाटर बना के उड़ जाते हैं। OH और H क्या बना के उड़ जाते हैं? तो तुम्हें दिखता क्या, मैं वही बना रही हूँ। तुम्हें दिखता क्या है, सारे ध्यान से देखो कि 5th कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप, एक डबल बॉन्ड है और बाकी सिंगल। अब मेरी बात सुनो, ये तो एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, बट क्या डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड है? ये तो सबसे छोटी यूनिट है। अब ऐसे ही एक न्यूक्लियोटाइड मैं ऊपर बना रही हूँ, सारे ध्यान से देखना, सारे ध्यान से देखना, ऐसा ही न्यूक्लियोटाइड मैं एक और बना रही हूँ। क्लॉन कर दो, क्लॉन कहाँ गया? अच्छा सॉरी, अंडो, सिर्फ इतना सिलेक्ट करना है ना। फोटो हो रही है, चलो मैं दोबारा यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। देखो पहली एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। पहले मैंने शुगर बनाया, या तो डीएनए वाला बनाया होगा यार, उसके फर्स्ट पे क्या लगा दिया, और उसके 5th पे 5th कार्बन के साथ क्या लगा दिया, फॉस्फेट। ये क्या बन गई? न्यूक्लियोटाइड। ये क्या बन गई? न्यूक्लियो। तनिष ध्यान से देखो, अब ऐसी एक और न्यूक्लियोटाइड और पड़ी होगी, यहाँ पे बनाती हूँ। ये देखो, ये ऊपर वाली न्यूक्लियोटाइड है ये। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये 3rd कार्बन ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन के साथ जुड़ जाएगी। मतलब जो 3rd कार्बन के नीचे H आ रहा था और यहाँ पे हमारे पास सॉरी OH आ रहा था ना, और यहाँ पे H था, ये वाटर बना के उड़ जाएगा। तो यानी कि ये जो फॉस्फेट वाली लिंकेज है, ये 3rd कार्बन के साथ भी जुड़ जाएगी। अब ये दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ गई, ये बन गई डाई न्यूक्लियोटाइड। ये क्या बनी? बट किसके थ्रू जुड़ी? फॉस्फेट ग्रुप, जो कि ऑलरेडी किससे जुड़ा हुआ था? 5th कार्बन थ्रू O लिंकेज, जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ था 5th कार्बन के साथ थ्रू O लिंकेज। और उसने 3rd कार्बन के साथ भी कौन सी लिंकेज बना दी? इसको बोलते हैं फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट जब दो जोड़े थे सुक्रोज बनाने के लिए, 2 अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, तो बीच में O लिंकेज आती थी, फर्स्ट कार्बन और सेकंड, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते थे। क्या बोलते थे? फिर जब हमने प्रोटीन में 2 अमीनो एसिड जोड़े थे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 वाटर बना के उड़ जाते थे, और CONH लिंकेज आती थी, जिसको बोलते थे पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते थे? न्यूक्लिक एसिड जब बनते हैं, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, तो जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ती हैं तो कैसे जुड़ती हैं कि जो 5th कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप होता है, जो ऑलरेडी 5th कार्बन के साथ एक एस्टर लिंकेज बना रखा होता है, वो ऊपर वाले 3rd कार्बन के साथ जुड़ जाता है, अगेन एक और एस्टर लिंकेज। तो क्योंकि 2 एस्टर लिंकेज हो रही हैं, कितनी लिंकेज हो रही हैं? 2 एस्टर लिंकेज, एक इधर और एक इधर, तो इसको कौन सी लिंकेज बोलते हैं? फॉस्फो डाइएस्टर। और ये मैंने कितने न्यूक्लियोटाइड जोड़े हैं? तो ये क्या बन गया? डाई न्यूक्लियो। 3 जुड़ेंगे तो, 4 जुड़ेंगे तो, 5 जुड़ेंगे तो, करते करते 10 से ज्यादा जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगी? पॉली। बट अगर तुम्हें पॉली न्यूक्लियोटाइड दिखाना पड़ जाए, डू यू थिंक इट इज इजी? आप तो 2 दिखाने में इतना कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप सिंपल पता कैसे दिखाओगे? आप देखो ऐसे दिखाओगे, सारे बोर्ड पे देखो, शुगर के साथ बेस, और शुगर दूसरे शुगर के साथ किसके किसके थ्रू जुड़ रहा है? वाया फॉस्फेट। शुगर के साथ बेस, शुगर अगले शुगर के साथ किसके साथ जुड़ रहा है? वाया। उड़ क्यों रहा है? हाँ, तो कैसे दिखाओगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर? शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस, शुगर बेस। अब जब ये बहुत सारी जब जुड़ गई, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से, दूसरी तीसरे से, करते करते क्या बन गई?
रिदव करते करते क्या बन गई? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए क्या है? क्या डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही है? सुनो, डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर अभी भी हमने नहीं पढ़ा। डीएनए का स्ट्रक्चर देखो, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट आए थे। बोलो नाम साइंटिस्ट का, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस। इन्होंने देखा कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का नहीं बना हुआ। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो आप तैयार कर रहे हो, शुगर बेस फॉस्फेट, शुगर बेस फॉस्फेट, बल्कि डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। DNA is a double strand structure which is formed by coiling of one polynucleotide over the other। मतलब जब आप एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे से जोड़ रहे हो, दूसरे को तीसरे से जोड़ रहे हो, करती करती एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गई। बट जब जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो वो उन्होंने देखा कि जैसे स्टेयर्स का स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक स्टेयर दूसरे के ऊपर मतलब कॉइल होती है, वैसे ही डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स एक दूसरे के ऊपर मतलब वाउंड है। और ये कैसे जुड़ी हुई हैं? इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के सामने एडेनिन बेस आ रहा है, कौन सा बेस आ रहा है? तो ऑटोमेटिकली दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के ऊपर कौन सा बेस आ रहा होगा? थाइमिन। बिकॉज एडेनिन ऑलवेज पेयर्स अप विद थाइमिन। देखो टोटल 4 बेसेस कौन से थे? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड, तो कोई भी स्टार्ट हो सकता है ना, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो कोई भी बेस पहले आ सकता है। बट साइंटिस्ट ने ये पाया कि अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का पहला बेस एडेनिन है तो सामने वाले का थाइमिन ही होगा, क्योंकि ये देखा गया है दैट बेसिस ऑफ वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू अदर। कॉम्प्लीमेंट्री किस वे में? कि अगर सामने एडेनिन होगा तो उसके सामने थाइमिन ही आ रहा होगा, और अगर गुआनिन होगा तो उसके सामने साइटोसिन आ रहा होगा, क्योंकि एडेनिन ऑलवेज पेयर्स अप विद, अमर एडेनिन ऑलवेज पेयर्स अप विद एंड गुआनिन ऑलवेज पेयर्स अप विद। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि मैंने स्टडी किया कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के स्ट्रैंड पर AT GT CT AA बेसिस का सीक्वेंस है, मतलब मैंने डीएनए की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बेसिस का सीक्वेंस उतारा तो वो ये है, तो आप बता सकते हो कि दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे बेसिस का सीक्वेंस क्या रहा होगा? अगर A है तो T ही रहा होगा, T है तो क्या रहा होगा? G है तो क्या रहा होगा? C, T है तो क्या रहा होगा? A, C है तो क्या रहा होगा? T है तो क्या रहा होगा? A, और A है तो क्या रहा होगा? तो कई बार एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड्स पे बेसिस का सीक्वेंस दे रखा होगा और आपको बोल रखा होगा कि आप ऑप्शंस में से चूज करो कि दूसरे स्ट्रैंड पे सीक्वेंस क्या रहा होगा। एंड इट इज वेरी इजी ना, बिकॉज हमें पता है कि बेसिस ऑफ वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द अदर। एंड व्हाट डज दिस लाइन मीन कॉम्प्लीमेंट्री? इट मीन्स कि अगर एडेनिन होगा तो फॉर श्योर सामने वो क्या होगा? थाइमिन। और अगर साइटोसिन आ रहा होगा तो साइटोसिन के सामने क्या आ रहा होगा? guanine, because this pairing of bases happens with sequence specific bases only। ये जो pairing होती है ये specific bases के बीच में ही होती है। तो इन फैक्ट जब डीएनए मैचिंग करते हैं, जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि किसी बच्चे की पैटर्निटी पता नहीं लग रही, किसी बच्चे का या कोई डेड बॉडी होती है वो पहचानी नहीं जा रही, तो उसके डीएनए की ये सीक्वेंस के बेसिस की मैचिंग करी जाती है, तभी पता लगता है कि इसके पेरेंट्स कौन है। मतलब ये जो सीक्वेंस ऑफ, हाँ सेम रहता है, हाँ चेंज थोड़ा हो जाता है। मैं ये कह रही हूँ कि जब मैच करते हैं तो वो कौन सी चीज मैच करेंगे, कैसे पता लगेगा? है पैटर्न, ये सीक्वेंस ऑफ बेसिस ही होता है। दिस सीक्वेंस ऑफ बेसिस इज वेरी यूनिक, मतलब एक पर्सन के जो डीएनए का सीक्वेंस ऑफ बेसिस होगा इट इज यूनिक एंड इट मैचेस विद ओनली हिज parents, so that is why it is also used to find out the parents of some people and some criminals। अब पहले क्या होता था कि जब क्रिमिनल्स की पहचान करनी होती तो फिंगरप्रिंट्स देखते थे, बट फिंगरप्रिंट्स कैन बी ऑल्टर्ड, फिंगरप्रिंट्स कैन बी ऑल्टर्ड विद सर्जरी, बट डीएनए कैन नॉट बी। पर कैसे पता लगेगा कि क्रिमिनल यही है? जैसे उसने उस जगह पे उसकी थूक रह गई या बाल रह गया या कोई भी उसका कोई ऐसी चीज रह गई जिसमें से डीएनए को क्या कर सकते हैं?
एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर जिस पे शक होगा उसके डीएनए से क्या करी जाएगी, मैचिंग। तो दिस टेक्निक इज नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। व्हाट होगा अलग, मान ले मुझे शक है कि तू ही है क्रिमिनल और वहां पे एक बाल मिला, तो मैंने उस डीएनए की मैचिंग तेरे साथ कर दी, प्रूव हो जाएगा। पर मैं अगर क्रिमिनल पापा हुए किसी के तो वो उसके मैच होता है। फैमिली तो पता लग गई ना, फिर वो तो वो बताएगा। हाँ हाँ जी, कौन मुझे बताएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? बता। ये अगर कोई बंदा क्लिप छोड़ गया, कोई बाल बूल रह गए तो उसको स्कैन करके उसके स्कैन ही उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और फिर जिस पे शक है उसके डीएनए के साथ मैच करा जाएगा। अगर मैच कर गया इसका मतलब वही क्रिमिनल है। उसके नॉर्मल फिंगरप्रिंट्स के निशान वहां से क्यों नहीं मैच हो सकते? क्योंकि फिंगरप्रिंट बंदा ऑल्टर कर सकता है लेकिन डीएनए कैन नॉट बी। एंड दिस टेक्निक इज नोन एज डीएनए which is used in matching the criminals and it is also used for finding the paternity of some child, है ना। जैसे कई रेशियल ग्रुप्स, हम कहाँ से आए हैं, हमारा जो एंसेस्टर्स थे वो कौन है, तो इन सब चीजों के लिए भी यूज होता है। मैं ना बहुत दुखी हूँ आप लोगों से, कितना कुछ पढ़ा दिया आज। सारा मैम सारा हो गया। नहीं, अभी डीएनए पढ़ाया। डीएनए डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, आरएनए नहीं है। आरएनए में बस यही है कि उसमें जो शुगर थी वो बीटा डी डीऑक्सीराइबोज थी, इसमें सिंपल D2 है, राइबोज शुगर है। बीटा डी 2 डीऑक्सी तो डीएनए में है। तो डीएनए में ना कि सेकंड से ऑक्सीजन निकाल दो, ऑक्सीजन निकाल दो, नॉर्मल डी राइबोज हो गए तो। RNA। और आरएनए डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर नहीं है। सिंगल आरएनए में तो सिंपल शुगर बेस फॉस्फेट शुगर बेस ऐसे करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया। हाँ, दो चेन। अच्छा याद है वो बीच में वो होती है। हाँ वो स्कूल में पढ़ाई थी, वो ए और टी लिंक करके सी और जी लिंक करता है। हाँ वही तो समझाया है कि एडेनिन ऑलवेज पेयर्स अप विद थाइमिन एंड गुआनिन ऑलवेज। कोई डबल बनाता है। हाँ दिखा नहीं हम। ए और टी के बीच में क्या बनता है और सी और जी के बीच में क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। एडेनिन ऑलवेज फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद whereas cytosine form hydrogen bond with। and ये इस पे क्वेश्चन आता है why, you know this is very nonsense of you all। इसके स्ट्रक्चर याद करना है। in spite of the fact that 2 days before CBSE result has shaken us so much, लेकिन आप लोगों के सिर से जूं नहीं हटती। आप लोगों ने इट्स अ मुहावरा, मतलब हम इतने डीड हो चुके हैं कि हमें दुनिया में कुछ मर्जी हो जाए, कोई बॉम्ब भी फोड़ दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने वही एटीट्यूड रखना है लाइफ में। इट वुड हैव बीन वेरी मोटिवेटिंग फॉर यू कि अब तुम पढ़ो, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कुछ लोगों में। शट अप। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाई द टू स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इन डीएनए। इस चीज से आप क्या समझते हो कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। इट मींस दैट इफ वन ऑफ द बेस इज एडेनिन इट विल ऑलवेज पेयर्स अप विद, एंड अगर सामने सी होगा तो ये किससे पेयर अप? सो दैट मींस हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसेस ओनली। एग्जांपल के तौर पे लिख देना कि एडेनिन थाइमिन से बॉन्ड बनाएगा और साइटोसिन गुआनिन से बनाएगा। राइट लिमिटेड बट राइट करेक्ट। ये लिखना ज्यादा 2 पेजों में लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे, 2 लाइनें लिखो बट बिल्कुल करेक्ट लिखो कि स्पेसिफिक बेसिस के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। स्पेसिफिक बेसिस, अब वो स्पेसिफिक बेसिस कौन से हैं उसका एग्जांपल दे दो कि अगर एडेनिन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थाइमिन के साथ ही बनेगी और अगर साइटोसिन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग गुआनिन के साथ ही बनेगी। एंड हु गेव द डीएनए स्ट्रक्चर? Who gave the double strand structure of DNA? James Watson and Francis Crick. James Watson and Francis Crick gave the double strand structure of DNA. न्यूक्लिक एसिड्स के इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? रेप्लिकेशन एंड, आपको पता है कि रिप्रोडक्शन के टाइम डीएनए अपने आप की कॉपी रेप्लिकेट कर लेता है। डीएनए जब वो डॉटर सेल्स में जब सेल डिवाइड होता है तो डीएनए कॉपी हो जाता है, मतलब कि दोनों डॉटर सेल्स में चला जाता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ कॉपिंग और रेप्लिकेटिंग द डीएनए इज नोन एज
replication, or one of the property of nucleic acid is protein synthesis. Protein synthesis basically RNA करते हैं. Protein synthesis कौन करते हैं? RNA. जय मैम. 3 तरह के आरएनए होते हैं, मैसेंजर, राइबोसोमल एंड, और इन तीनों आरएनए की मदद से जो प्रोटीन सिंथेसिस वाला फंक्शन परफॉर्म होता है, जिसको मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बस हल्का सा बता दूंगी क्योंकि ये बायो का टॉपिक है. जो प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन होता है वो कौन परफॉर्म करता है? आरएनए, विद द हेल्प ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए एंड विच आर द नेम्स? मैसेंजर, राइबोसोमल एंड ट्रांसफर. ओके, अभी 1 मिनट पड़ा है, बकवास मत नहीं मैम, मारो. एक मिनट. इन डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर, यस मैम, 8 सेकंड. इन डीएनए द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर, ऑप्शन टिक किया हुआ है, एडेनिन एंड गुआनिन एंड. इन न्यूक्लिक एसिड द सीक्वेंस, व्हाट इज द सीक्वेंस? फॉस्फेट, शुगर एंड, शुगर किसमें होती है? Which of the following bases is not present in RNA? थाइमिन किसमें? थाइमिन डीएनए में होती है, आरएनए में क्या होती है? यूरासिल. द सीक्वेंस ऑफ बेसिस, GCAT, G की जगह C, C की जगह G, A की जगह T, A T. कौन सा ऑप्शन? B. ए कस्टमर आगे तो कुछ और ही है. चलो, 26 फिजिक्स वाला. मैंने जॉब कर रखी है ना बाईजूस और अन अकेडमी, तो आई क्या कर रखी है? जॉब. मेरे को क्या बता बाईजूस कुछ भी. अच्छा, कल आ रहे हो सारे? डोंट मेक इट अ फ्लॉप शो. आ जाना. आओगे रिद्धर? अब तो फ्री में पार्टी है, और क्या चाहिए? आ जाना, छोड़ कर आना. इधर आ जाना, अगर इधर आना मेरे साथ चलना. हाँ हाँ, सिमर आओगे आप लोग? कितने बजे है? 4:30 तो इधर होती है, उसके बाद आ जाना.